एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो देर किस बात की, आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो आज के सेशन में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 9th की सोशल साइंस में राजनीति विज्ञान का एक चैप्टर जिसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। ये चैप्टर हम कई पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ चुके हैं। आज हम इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। तो इस वन शॉट रिवीजन में शुरू से आखिरी तक बने रहिए और जल्दी से फटाफट से अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दीजिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको जल्दी से फटाफट से इस सेशन को, आज के इस वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है ताकि आपके सारे दोस्त, आपके साथी, सारे स्टूडेंट इस वन शॉट रिवीजन को, लोकतांत्रिक अधिकारों के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को एंजॉय कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोकतांत्रिक अधिकारों का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। चलिए तो सबसे पहले आज हम इसका देखेंगे परिचय। सबसे पहले जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखें इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि अधिकारों के बिना जीवन, यानी कि अगर अधिकार ही ना हो किसी भी देश में, अगर व्यक्तियों को, वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के लोगों को अधिकार ही ना दिए जाएं तो उनका जीवन कैसे चलेगा। इसमें हम कुछ 3 कहानियों के बारे में जानेंगे। 3 कहानियाँ 3 विभिन्न देशों की कहानियाँ हैं। उन कहानियों के जरिए आपको पता लग जाएगा कि अगर किसी देश में, किसी देश के नागरिकों के पास अधिकार हो ही ना तो उनका जीवन कैसे चलता है। तो सबसे पहली कहानी होगी हमारी अमेरिका में एक जगह है ग्वांतानामो बे जेल, उस कहानी के बारे में जानेंगे। दूसरी कहानी रहेगी अपनी सऊदी अरब में नागरिक अधिकारों के बारे में कि सऊदी अरब के नागरिकों को कितने नागरिक अधिकार हैं और कितने नहीं हैं, कितनी पाबंदियां हैं और कितनी नहीं हैं। तीसरी कहानी जानेंगे हम कोसोवो में जाति नरसंहार के बारे में। कोसोवो पहले यूगोस्लाविया का ही एक हिस्सा था, बाद में इसको अलग कर दिया गया। तो कोसोवो में जातीय नरसंहार किस तरीके से हुआ और किस तरीके से वहां के लोगों के अधिकारों को छीना गया, इस बारे में जानेंगे। उसके बाद दूसरे पार्ट पे अपन आएंगे। दूसरे पार्ट में अपन क्या जानेंगे? लोकतंत्र में अधिकार, यानी कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में किस तरीके के अधिकार वहां के लोगों को दिए जाते हैं और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को उन अधिकारों के जरिए सुचारू रूप से चलाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें अधिकार का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होती है। उसके बाद देखेंगे हम अधिकारों की विशेषताओं के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे लोकतंत्र में अधिकारों की क्या ज़रूरत है, एक लोकतांत्रिक देश में अधिकारों की क्या ज़रूरत है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अधिकारों को संविधान में लिखने की क्या ज़रूरत है, यानी कि लोकतांत्रिक अधिकार जो हैं किसी भी देश के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको संविधान में लिखने की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। उसके बाद देखेंगे हम भारतीय संविधान में अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। पहले तो हम जानेंगे कि अधिकार क्या होते हैं, उसके बाद हम जानेंगे भारतीय संविधान में लिखे गए मौलिक अधिकारों के बारे में। तो सबसे पहले क्या जानेंगे कि मौलिक अधिकारों से क्या तात्पर्य होता है, क्या अर्थ होता है। उसके बाद देखेंगे कुछ 6 मौलिक अधिकारों के बारे में जो कि हमारे संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे समता के अधिकार के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। उसके बाद जानेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। उसके बाद देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। उसके बाद देखेंगे सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार के बारे में। और आखिरी में हम देखेंगे 6वां मौलिक अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार जो कि सारे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में जाना जाता है, संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, उसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कुछ इस तरीके से हम 6 मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। और आखिरी पार्ट हमारा होगा अधिकारों का बढ़ता दायरा, यानी कि 6 मौलिक अधिकारों के अलावा भी और कौन कौन से अधिकार हैं जो हमें कानूनी रूप से प्राप्त है, जैसे कि संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार, मानव अधिकार और महिलाओं से संबंधित अधिकार। तो ये रहा हमारा लोकतांत्रिक अधिकारों का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं आगे और एक एक पार्ट को अपन बहुत अच्छे से करते हैं।
ध्यान रखिएगा, आज इस चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं। सारी चीजें आपको जो है जो हमने पिछले चैप्टर्स कवर किए थे, पिछले वीडियोस में जो ये चैप्टर कवर किया था, सारी बातें आपको याद होंगी क्योंकि हमने बहुत अच्छे से बहुत डीप में पढ़ा था। इसके क्वेश्चन आंसर भी अपन ने सॉल्व किए थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो अब जब अपन रिवीजन करने बैठे हैं तो पुरानी बातें तो याद आएंगी ही, यानी कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा था। तो इस रिवीजन के माध्यम से जो है आपको वो सारी चीजें जो अब पुरानी हो चुकी हैं, 2-3 दिन पुरानी ही है, ज्यादा पुरानी नहीं है, वो एक बार रिकॉल हो जाएंगी। क्लियर हुई बात? चलिए, तो अधिकारों के बिना जीवन, सबसे पहली बात अपन ये करते हैं। पहले तो हमें पढ़ना क्या है कि भाई अधिकारों के बारे में पढ़ना है, लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि अधिकारों के बिना जीवन कैसे चलता है, तब तो हम अधिकारों की इंपॉर्टेंस को जान पाएंगे। यानी कि जो अधिकार आपको भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए हैं वो अधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं, वो जानने के लिए, उनकी महत्वपूर्णता को जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि अगर अधिकार नहीं होंगे तो क्या होगा, कैसे एक देश के लोगों का जीवन चलेगा, कैसे एक देश के लोग स्वतंत्रता पूर्वक रह सकेंगे, क्या अधिकारों के बिना स्वतंत्रता कायम रह सकती है। तो चलिए कुछ कहानियों के माध्यम से जानते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे ग्वांतानामो बे जेल का उदाहरण देखेंगे। ये एक अमेरिका में स्थित ग्वांतानामो बे एक टापू है, वहां पे एक जेल बनी हुई है। ठीक है, तो क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी ऐसी ग्वांतानामो बे जेल में। तो अमेरिकी फौज ने पता क्या किया था, एक समय अमेरिकी फौज ने कुछ 600 लोगों को, विभिन्न देशों के 600 लोगों को बिना उन्हें बताए, बिना किसी की खबर के, बिना किसी की परमिशन के और बिना उन लोगों को ही खबर दिए जिन्हें गिरफ्तार किया जाना है, तो ऐसे 600 लोगों को बंदी बना लिया, एक तरीके से उनको गिरफ्तार कर लिया, कहा जाए तो अपहरण कर लिया। किसी को कुछ नहीं पता, ना उन व्यक्तियों को पता कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया, ना उनके घर वालों को पता, ना उस देश की शासन व्यवस्था को कोई जानकारी, ठीक है, ना मीडिया को कोई जानकारी, किसी को कोई जानकारी नहीं। तो अमेरिकी फौज ने ऐसे 600 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया, गुप्त रूप से अपहरण कर लिया। और ये कहा गया कि अमेरिका में, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, वहां पे 11 सितंबर को एक हमला हुआ था। तो वो 600 व्यक्तियों के इस आधार पर गिरफ्तार किया गया कि वो 600 व्यक्ति उस हमले से जुड़े हुए थे। यानी कि वो 600 व्यक्तियों को, उन 600 व्यक्तियों को क्या बताया गया, अमेरिका का दुश्मन बताया गया। ठीक है, तो कायदे से क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना हो तो सबसे पहले उसको जो है वारंट दिया जाता है कि आपको गिरफ्तार किया जाना है, लोगों को पता होता है। लेकिन यहाँ पे बिना किसी को बताए सीधा अपहरण कर लिया गया उन 600 लोगों का। तो एक तरीके से क्या हुआ, उनके अधिकारों का हनन ही हुआ। उन 600 लोगों को ग्वांतानामो बे जेल नामक स्थान पर वहां पे कैद कर लिया गया, किसी को कोई खबर नहीं थी। और वहां के लोगों ने फिर क्या किया, यानी कि जो उस जेल में 600 लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने भूख हड़ताल कर दी कि हमें बिना किसी को बताए, बिना किसी कारण के हमें बंदी बना लिया गया है। जरूरी नहीं है कि हमने वो अपराध किया ही हो, क्योंकि शक के दायरे में उन 600 व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार किया गया था कि हो सकता है इन 600 व्यक्तियों ने न्यूयॉर्क में 11 सितंबर को हमला किया था और ये अमेरिका के दुश्मन हैं। तो उन 600 व्यक्तियों ने भूख हड़ताल कर दी। अब अमेरिकी फौज क्या करती है, अमेरिकी फौज जबरन उनको खाना खिलाती है, जबरन उनको, अगर वो मुंह से नहीं खाते हैं तो जबरन उनकी नाक में डाल के उनके शरीर में खाना पहुंचाने की कोशिश करी जाती है। तो इस तरीके के कई तमाम अन्य और अत्याचार भी उनके साथ करे गए। ठीक है, तो इस तरीके से ग्वांतानामो बे जेल का एक उदाहरण है कि बिना किसी अधिकार के, ठीक है, बिना किसी को बताए, बिना किसी पूर्व सूचना के उन 600 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। ठीक है, क्लियर हुई एक बात। अब चलते हैं हम दूसरी कहानी पे। दूसरी कहानी है सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब के नागरिकों के अधिकार के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि किस तरीके के अधिकार सऊदी अरब के नागरिकों को हैं, कितनी पाबंदियां हैं और कितनी पाबंदियां नहीं हैं। तो सऊदी अरब के नागरिकों के अधिकार, तो सऊदी अरब में अपनी सरकार के प्रति नागरिकों का रवैया इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि राज्य में एक वंशानुगत राजा का शासन होता है,
सऊदी अरब की जो शासन व्यवस्था होती है वो राजा के हाथ में होती है, और वो राजा कैसा होता है, वो राजा होता है वंशानुगत राजा होता है, यानी कि उसको चुना नहीं जाता, चुनाव नहीं होता, एक ही पीढ़ी के व्यक्ति जो है वन बाय वन करके राजा बनते जाते हैं, पहली बात। और लोगों को इसमें कोई अधिकार नहीं है कि उनके शासक कौन है या उन्हें कैसे चुना जाता है, क्योंकि शासक जो है, राजा जो है, वंशानुगत होता है, ठीक है। उसके बाद देखें कि राजा विधायिका और कार्यपालिका दोनों की नियुक्ति करता है, यहाँ भी चुनाव नहीं हो रहे हैं, राजा ही विधायिका की नियुक्ति करेगा, राजा ही कार्यपालिका की नियुक्ति करेगा। तीसरी बात, नागरिक राजनीतिक दल या संगठन बनाने में असमर्थ है। भाई राजनीतिक दल की बात ही नहीं आती सऊदी अरब में, क्योंकि राजा भाई वंशानुगत है, चुनाव ही नहीं होने तो कहाँ राजनीतिक दल आएंगे और कहाँ कोई संगठन काम आएगा, ठीक है। एक बात और क्लियर हो गई। अगली बात पर पहुंचते हैं कि यहाँ कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। किस तरीके से नहीं है, क्योंकि वहां सऊदी अरब में कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन सामाजिक रूप से स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। आपको अपने भगवान की पूजा अर्चना करनी है, जो भी करना है, आप जिस भी धर्म के व्यक्ति हैं, आप अपने घर में कमरे में बैठ के आप अपनी पूजा अर्चना करें, कोई भी धार्मिक आयोजन वहां पे नहीं किया जा सकता। किसी भी तरीके की धार्मिक स्वतंत्रता अन्य धर्मावलंबियों को नहीं है। उसके बाद देखें, महिलाओं पर कई सार्वजनिक सीमाएं थोपी जाती हैं, जैसे कि कई सारी सीमाएं हैं महिलाओं पर थोपने वाली, उनको कई तरीके से घर के अंदर ही रखा जाता है, कई तरह की पाबंदियां हैं, कई सारे अधिकार, जितने अधिकार वहां के पुरुषों को हैं और इवन जितने अधिकार हमारे देश की महिलाओं को भी हैं, उतने अधिकार सऊदी अरब की महिलाओं के पास नहीं है। इतनी बातें हो गई क्लियर कि सऊदी अरब के नागरिकों के पास किस तरीके के अधिकार हैं। दो कहानी अपन ने देख ली, ठीक है। तो सऊदी अरब के नागरिकों के अधिकारों के माध्यम से अपन ने क्या समझा, सऊदी अरब के नागरिकों के अधिकारों के माध्यम से हमने समझा कि वहां पर राजा का शासन है, यानी कि वहां पे चुनाव नहीं होते, लोकतांत्रिक शासन नहीं है, यानी कि मोनार्की है, वहां पे राजतंत्र चलता है, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, यानी कि भारत देश में जितने अधिकार भारत के संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, उनमें से कोई भी अधिकार सऊदी अरब के नागरिकों के पास नहीं देखने को मिलते हैं। उसके बाद तीसरी कहानी की तरफ अपन चलते हैं। तीसरी कहानी है अपनी कोसोवो का जातीय नरसंहार। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विघटन से पहले यूगोस्लाविया एक छोटा प्रांत था। देश की आबादी बड़े पैमाने पर जातीय अल्बानियाई थी, जबकि सर्ब बहुसंख्यक थे, यानी कि यूगोस्लाविया और कोसोवो पहले एक ही थे, बाद में दोनों का विघटन हो गया, अलग अलग हो गए। तो कोसोवो में जो अल्बानियाई जनजाति थी, अल्बानियाई जनजाति थी वो थी, और दूसरी जनजाति थी वो थी सर्ब जनजाति या सर्बिया, सर्बियाई लोग सर्ब कहलाते थे। तो सर्बिया जनजाति सबसे ज्यादा थी, तो सर्बिया लोग जो थे, सर्बिया जनजाति जो थी, तो वो अल्बानियाई जनजाति को देश से बाहर निकालना चाहते थे, कोसोवो से बाहर निकालना चाहते थे, यानी कि जो संख्या में ज्यादा है उनका वर्चस्व कायम रहे, जो संख्या में कम है वो उस देश में रहे ही ना। तो क्या किया गया, सर्बियाई लोगों पर, सर्ब जातीय के लोगों पर अल्बानियाई जनजाति द्वारा जो है आक्रमण किया गया, ठीक है। तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। एक रात तो ऐसा हुआ कि अल्बानियाई की जो फौज थी वो सर्बियाई लोगों के घर में घुस गई आधी रात में, ठीक है। एक महिला के घर में फौज घुसी, कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो महिला अपने घर में खाना बना रही थी रात में 12 बजे, तो वहां पर फौज घुसी और फौज ने कहा कि आपके बच्चे कहाँ हैं। वो महिला घबरा गई और सामने महिला के पति भी खड़े थे, तो उनको बिना कुछ बोले बिना कुछ पूछे सीधे सीधे धड़ धड़ करके 3 गोलियां उनको मार दी और ऑन द स्पॉट वो, ठीक है। उसके बाद उस महिला के पास जो भी संपत्ति थी, जो भी जेवर थे, वो उससे छीन लिए, ठीक है, और उसके घर को आग लगा दी। उसको घर से बाहर निकाल के उस महिला को घर में आग लगा दी। बाहर घनी काली अंधेरी रात थी, तेज बारिश हो रही थी। उस महिला को 2 मिनट के अंदर पता ही नहीं चला कि मेरी जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। तो क्या हुआ, ये अत्याचार ही तो है कि बिना किसी को बताए आप उसके घर में घुस जाओ और उसका पूरा घर तबाह कर दो और उस देश से उस जाति को निकालने की आप कोशिश करो। ये क्या है, ये आपके अधिकारों का हनन ही है।
वहां के लोगों को कुछ अधिकार ही नहीं है, अच्छे अधिकार ही नहीं है उनके पास कि जिसके जरिए वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। किसी भी तरीके का धर्म, जाति, लिंग भेद, रंग के आधार पर कोई उनके पास भेदभाव ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके पास में। फिर उसके बाद हम देखें तो वहां पे एक मिलोसेविक, एक संकीर्ण सोच वाले सर्वराष्ट्रवादी थे जिन्होंने चुनाव जीता था। उन्होंने एक ऐसी सरकार का नेतृत्व किया जो अल्बानियाई लोगों के प्रति मित्रवत नहीं थी। वह चाहते थे कि सर्ब देश पर शासन करें, ठीक है। इसी वजह से उन सर्ब को देश से बाहर निकालने की कोशिश करी गई थी। कई सर्ब अधिकारियों का मानना था कि अल्बानियाई जैसे जातीय अल्पसंख्यकों को या तो सर्ब वर्चस्व को छोड़ देना चाहिए या फिर उसे स्वीकार कर लेना। तो इस तरीके से कोसोवो में भीषण जाति नरसंहार हुआ और अल्बानियाई बहुसंख्यक जो थे उन्होंने सर्बियाई अल्पसंख्यकों को देश से बाहर निकालने की तमाम कोशिशें करी और उनके अधिकारों का हनन भी किया। तो ये 3 कहानियों के माध्यम से हमने जाना कि अधिकारों के बिना जीवन कैसे चलता है। अधिकारों के बिना जीवन चलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए किसी भी देश का शासन चलाने के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सबसे उत्तम कोटि का माना गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें कि अधिकारों के बिना जीवन कैसे चलता है। क्या वो बातें हैं कि अधिकारों के बिना जीवन कैसे चलता है, इसके माध्यम से अपन जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि देश में एक वंश का शासन या तानाशाही शासन चलता है, बिल्कुल जैसे कि अपन ने सऊदी अरब में देखा। लोकतांत्रिक रूप से सरकार चुनने की स्वतंत्रता नहीं रहती क्योंकि चुनाव ही नहीं होते। जब राजतंत्र होगा तो चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरी बात, उचित न्यायिक व्यवस्था का अभाव होगा। चौथी बात, मीडिया की स्वतंत्रता का अभाव होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें 5वीं बात की धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव होता है, यानी कि एक देश में विभिन्न धर्मावलंबी रह ही नहीं सकते क्योंकि वो अपने धर्म का पालन अपने तरीके से नहीं कर सकते, सार्वजनिक रूप से धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते। उसके बाद देखें कि महिला और पुरुषों में भेदभाव होता है, ठीक है। उसके बाद देखें कि जनता का अमानवीय शोषण होता है जो कि हमने कोसोवो के जाति नरसंहार के द्वारा देखा। और शिक्षा में समानता का भी अभाव होता है, यानी कि सभी व्यक्तियों को सर्वसुलभ समानता के साथ शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो दर्शाते हैं कि अधिकारों के बिना जीवन कैसे चलता है। चलिए अब आगे बढ़े। अब हम देखते हैं अधिकारों का अर्थ व परिभाषा के बारे में। चलिए तो सबसे पहले हम देखें अधिकारों का अर्थ क्या होता है। अधिकार एक ऐसी सामाजिक अवस्था का नाम है जिसके बिना मनुष्य का सर्वोन्मुखी विकास करना संभव नहीं है। जिस तरीके से हमारे भारत देश के संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो 6 मौलिक अधिकार जो हैं वो आपके संपूर्ण विकास में सहयोगी होते हैं। लेकिन अगर अधिकार ही नहीं होंगे तो एक मनुष्य का विकास कैसे होगा। तो अधिकार एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का नाम है जिसके बिना मनुष्य का सर्वोन्मुखी विकास करना संभव ही नहीं है। अब बात करें तो अधिकार जो है राज्य द्वारा दी गई कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए परम आवश्यक है। इन सुविधाओं के अभाव में, यानी कि अधिकारों के अभाव में, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता, भले ही वह कितना ही प्रतिभा संपन्न क्यों ना हो। यानी कि कोई व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितनी भी उसमें कलाएं क्यों ना हो, कितनी भी उसके पास बुद्धि क्यों ना हो, कितना भी वो इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर उसके पास उसके अधिकार नहीं है तो वो अपनी प्रतिभा का, अपनी बुद्धि का, अपनी कला का, अपनी इंटेलिजेंसी का प्रयोग नहीं कर सकता। उसके बाद देखें तो आधुनिक लोकतंत्र के युग में अधिकारों का महत्व और भी अधिक है। इसी कारण लोकतांत्रिक देशों में संविधान द्वारा लोगों को महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाते हैं ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संतुलित विकास कर सके और योग्य बन सके। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि अधिकार क्या होते हैं, अधिकार का अर्थ क्या होता है, अधिकार ना हो तो आपका जीवन कैसे चलेगा। चलिए अधिकारों की मुख्य विशेषताएं या तत्व, इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक एक करके हम कुछ अधिकारों की विशेषताओं को भी देखेंगे। पहली है अधिकार किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की मांग है।
किस तरीके से अधिकार जो है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की एक मांग है। मनुष्य की अनेक रुचियां हैं, हर एक व्यक्ति की अलग अलग रुचि होती है, हर एक व्यक्ति अलग अलग काम करना चाहता है, जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट होगा वो व्यक्ति वो काम करेगा। लेकिन अगर अधिकार नहीं होंगे तो क्या वो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इंटरेस्ट के अनुसार वो काम कर सकता है? तो मनुष्य की अनेक रुचियां हैं जिनकी संतुष्टि के लिए मनुष्य को कुछ सामाजिक अवस्थाओं की आवश्यकता होती है और व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह इन अवस्थाओं की मांग करता है और समाज या राज्य उस दावे को उचित मानता हुआ उसे स्वीकार कर लेता है। यानी कि जिस व्यक्ति की जिसमें रुचि है, जिसमें इंटरेस्ट है, वो मांग करता है, समाज से मांग करता है, सरकार से मांग करता है और समाज और राज्य यानी कि सरकार उसकी वो मांग स्वीकार कर लेती है, यानी कि उसके अधिकारों का सदुपयोग हो रहा है, उसके पास वो काम करने का अधिकार है। क्लियर हुई ये बात? चलो अब दूसरी विशेषता देखते हैं। दूसरी विशेषता है अधिकार एक उचित और वैध मांग है। ठीक है, वैलिड डिमांड है, बिल्कुल है। किस तरीके से? कोई नागरिक नशीले पदार्थ बेचने, नशीले पदार्थों का सेवन करने या आत्महत्या करने की स्वतंत्रता की मांग नहीं करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति गलत काम करने की मांग नहीं करता है, क्योंकि ये मांगें व्यक्ति के अपने व समाज के कल्याण के लिए उचित नहीं होती हैं। मांगें वही पूरी होती हैं जो उचित हो, अधिकार वही होते हैं जो उचित हो, वैध हो, वैलिड हो। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़े। केवल वही मांगें अधिकार के रूप में स्वीकार की जाती हैं जो व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक हों और जो नैतिक पक्ष से स्वीकार करने योग्य। यानी कि अनैतिक मांगें कभी स्वीकार नहीं की जाएंगी, गलत मांग कभी स्वीकार नहीं की जाएंगी। जो मांग नैतिक हो, उचित हो, वैलिड हो, वैध हो, वो ही नैतिक रूप से स्वीकार की जाती हैं और आपके अधिकारों का प्रयोग आप वैलिड रूप से कर सकते हैं। चलिए आगे देखें। तीसरी विशेषता, अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। अब अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत किस तरीके से होने चाहिए इसको भी देख लेते हैं। तो व्यक्ति की कोई भी मांग तब तक अधिकार नहीं बन सकती जब तक उसे समाज की स्वीकृति ना मिल जाए। समाज व्यक्ति की केवल उन्हीं मांगों को स्वीकार करता है जो मनुष्यों के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। यानी कि समाज किसी भी व्यक्ति की गलत मांगों को स्वीकार नहीं करता। जो समाज द्वारा स्वीकृत कर लिया गया वो आपका अधिकार बन गया। क्लियर हो गई बात? इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। तो समाज द्वारा स्वीकृत अधिकारों को ही जो है सरकार की मान्यता प्राप्त होती है और इस प्रकार उन्हें वास्तव में लागू किया जाता है। अधिकार सबके लिए इक्वल होते हैं, सबके लिए समान होते हैं। किस तरीके से? कि जीवन में विकास के लिए व अपना जीवन सफलतापूर्वक जीने के लिए सभी को कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। इसीलिए सारे अधिकार जो है समान रूप से बिना किसी भेदभाव के यानी कि किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति, धर्म, लिंग, वंश, नस्ल, रंग, रूप के आधार पर किसी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाता। सभी व्यक्ति को चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी को समान रूप से अधिकार दिए जाते हैं। सभी वर्गों के व्यक्तियों को सारे अधिकार समान रूप से एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दिए जाते हैं। जो सुविधाएं किसी विशेष धर्म, जाति, नस्ल आदि के आधार पर दी जाती हैं उन्हें अधिकार का नाम नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो सुविधाएं किसी पर्टिकुलर धर्म के व्यक्ति को दी जाए, पर्टिकुलर जाति के व्यक्ति को दी जाए, पर्टिकुलर नस्ल के व्यक्ति को दी जाए, तो क्या वो अधिकार के दायरे में आएंगी? वो बातें अधिकार के दायरे में नहीं आती हैं। अधिकार वो होते हैं जो सभी के लिए हो, समान रूप से सबके लिए हो। ठीक है, चलो पांचवी विशेषता पर ध्यान दें अपन। तो अधिकार जो हैं सीमित और प्रतिबंधित होते हैं। किस तरीके से? कि प्रत्येक नागरिक को प्राप्त अधिकार सीमित व प्रतिबंधित होते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम खुले रूप से सारे अधिकार सभी के लिए हों। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जब कुछ अधिकार दिए जाते हैं तो उसकी कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं ताकि दूसरे लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके और शांति भी बनी रहे। अधिकार आपको दिए जाते हैं लेकिन एकदम खुले रूप से नहीं, वो भी कुछ शर्तों के माध्यम से दिए जाते हैं और उन अधिकारों का उल्लंघन करने पर उचित सजा का, दंड का प्रावधान भी संविधान के द्वारा किया गया है। चलिए, तो ये कुछ 5 विशेषताएं हमने देखी।
छठवीं विशेषता देखते हैं अधिकारों की। अधिकार जो है राज्य द्वारा स्वीकृत होते हैं। अधिकार राज्य द्वारा या सरकार द्वारा स्वीकृत होते हैं। अधिकार राज्य द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं और सरकार द्वारा ही यानी कि राज्य द्वारा ही उन अधिकारों को लागू किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। यहाँ राज्य से अर्थ क्या है? यहाँ राज्य से मतलब है सरकार। ठीक है, चलो, यदि कोई व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्तियों को राज्य द्वारा यानी कि सरकार द्वारा दंड भी दिया जाता है। तो अधिकार आपको किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, जो कि भारतीय संविधान में लिखित रूप में मौजूद है। तो ये हुई हमारी कुछ अधिकारों की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब हम जानते हैं कि लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है। एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जहां पे जनता का ही शासन होता है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा ही शासन होता है, उसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। तब क्यों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अधिकारों की जरूरत है जहां जनता ही सर्वोपरि है? चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। बिल्कुल, अगर अधिकार नहीं है तो लोकतंत्र की स्थापना कैसे होगी? जनता का खुद का शासन कैसे होगा? जनता खुद सर्वोपरि कैसे होगी? तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए पहली बात आती है कि अधिकारों का होना जरूरी ही है। दूसरी बात करें तो लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। बिल्कुल है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को, जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक की हो, हर उस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, अपना नेता स्वयं चुनने का अधिकार दिया गया है। तीसरी बात करें लोकतंत्र में चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, ठीक है, यानी कि अभिव्यक्ति की, राजनीतिक पार्टी बनाने की, राजनीतिक दल बनाने की, राजनीतिक गतिविधियों की आजादी होना जरूरी है। इसलिए लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। याद आई आपको कहानी? कौन सी कहानी? ये जो लाइन है, अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये पॉइंट जो मैंने 3 कहानियां बताई थी, तो ये पॉइंट उन 3 कहानियों में से किस कहानी से रिलेट करता है आपको कमेंट करके बताना है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं, ध्यान देना। क्या बात लिखी है? अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 कहानी बताई थी, 3 कहानी कौन कौन सी बताई थी? ग्वांतानामो बे जेल की, सऊदी अरब में नागरिकों के अधिकार की और कोसोवो में नरसंहार की। उन 3 कहानियों में से किस कहानी से ये पॉइंट रिलेट करता है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए तो अगला पॉइंट देखें। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं, यानी कि अधिकार इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक यानी कि जो संख्या में ज्यादा हैं, जिनकी आबादी ज्यादा है, बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करें। क्लियर हुई ये बात? अब देखें कि अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी देते हैं, यानी कि जब कोई स्थिति बिगड़ती है, जब कोई समस्या का जब कुछ आपातकालीन परिस्थिति हमारे देश में उत्पन्न होती है, तो उस समय अधिकार जो है उस परिस्थिति के बिगड़ने पर एक तरीके की आपकी सुरक्षा की गारंटी के समान है। इसलिए लोकतंत्र में जो है अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हुई ये बात? चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अधिकारों को संविधान में लिखने की क्या जरूरत है। भाई पहले तो हमने देख लिया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अधिकारों की क्या जरूरत है। अब हम देखेंगे कि अधिकारों को संविधान में लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकारों को स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो कई बार चुनी हुई सरकार भी क्या होता है, कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने नागरिकों के अधिकार की रक्षा नहीं करती है। यानी कि जो सरकार वर्तमान में है, जिस सरकार को आपने चुना है या आगे जिस सरकार को आप चुनेंगे वो शासन में आएगी, तो जरूरी नहीं कि हर
हर सरकार जो है अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे ही, या इससे भी बढ़कर वह स्वयं नागरिकों के अधिकार पर हमला करती है। ठीक है, अगर मनमानी सरकार हुई, तानाशाही सरकार हुई कि जो फिर अपनी अपनी चलाए, तो वो क्या करेगी? वो आपके अधिकारों की रक्षा नहीं बल्कि आपके अधिकारों का हनन भी कर सकती है। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत होती है। तो सरकार से भी ऊंचा दर्जा किसी भी अधिकार को कैसे दिया? संविधान में लिख के। क्लियर हुई बात? तो क्यों संविधान में अधिकारों को लिखने की जरूरत पड़ी? ताकि वो अधिकार जो हैं सरकार से ऊंचे बने रहे, ना कि सरकार अधिकारों से ऊंची बनी रहे। ठीक है, तो सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके और अधिकारों को लागू कराया जा सके। इसीलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों को लिखने की जरूरत होती है। क्लियर हुई है इतनी बात कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अधिकारों को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकारों के भारतीय इतिहास के बारे में। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को जो है भारतीय इतिहास, मौलिक अधिकारों का भारतीय इतिहास क्या है, किस तरीके से मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में जोड़े गए, इस पर भी अपन एक बार देख लेते हैं। तो भारत में सबसे पहले इतिहास की बात करें तो भारत में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया था। सबसे पहले किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखना कि बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकारों का सबसे पहले सवाल उठाया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अनेक बार कांग्रेस ने भी मौलिक अधिकारों की मांग की थी। उसके बाद 1918 का कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना कब मानी जाती है? 1885 में मानी जाती है। और कांग्रेस के जो अधिवेशन हैं हर वर्ष होते थे। तो 1918 में बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1918 के बंबई अधिवेशन, 1933 के कराची अधिवेशन में नेहरू समिति ने, ठीक है, और 1928 में तथा सप्रू समिति ने 1945 में। तो कब 1918 के बंबई अधिवेशन में, 1933 के कराची अधिवेशन में और नेहरू समिति ने 1928 में, और चौथी बार सप्रू समिति ने 1945 में मौलिक अधिकारों का मामला जो है उठाया था। लेकिन भारतीयों को उस समय मौलिक अधिकार नहीं दिए गए थे जब ये मांगे उठी, यानी कि 1945 तक तो नहीं दिए गए थे। फिर ये स्वाभाविक सी बात थी कि स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 1947 के बाद, आज़ादी के बाद जब संविधान का निर्माण चालू किया गया तो स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान के अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर सबकी एक राय थी। यानी कि जो ये 4 बार और उसके पहले भी बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि जो 5 बार मौलिक अधिकारों को भारतीयों को दिए जाने की व्यवस्था करी गई थी, मतलब बात उठी थी कि ऐसी व्यवस्था हो कि भारतीयों को मौलिक अधिकार दिए जाएं, तो 5 बार जब ऐसा प्रयास किया गया तब वो चीज़ जो है पॉसिबल नहीं हो पाई। तब ये स्वाभाविक सी बात थी, तब ये सोचा गया कि जब हमें आज़ादी मिलेगी, हमारा संविधान बनेगा, तो उस समय तो ये जो मौलिक अधिकार हैं संविधान में आ ही जाएंगे। यानी कि मौलिक अधिकारों को संविधान में ऐड करने पर, संविधान में जोड़ने की सबकी राय एक थी, सबका मत एक था, सबका ओपिनियन एक था। तो इस तरीके से जो है कुछ इतिहास रहा मौलिक अधिकारों का। फिर संविधान के मूल ढांचे के उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई, यानी कि उन्हें क्या नाम दिया गया? मौलिक अधिकार नाम दिया गया, यानी कि फंडामेंटल राइट्स नाम दिया गया। उसके बाद देखें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जब आप संविधान की किताब खोलेंगे तो सबसे पहले पन्ने पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं, वो लिखी हुई होती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय दिलाने का वादा करती है तथा मौलिक अधिकार इन्हीं वादों को पूरा करने का प्रयास है। यानी कि संविधान की प्रस्तावना जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने का वादा करती है,
मौलिक अधिकार जो है इन्हीं वादों को पूरा करने का एक प्रयास है। तो क्लियर हुआ कि भारत में मौलिक अधिकारों का इतिहास किस तरीके का रहा और फिर मौलिक अधिकार किस तरीके से भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब देखें हम मौलिक अधिकारों से तात्पर्य क्या है। तो मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। किस तरीके से है कि जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी एवं उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। एक बात हो गई। दूसरी बात पे बढ़े। दूसरी बात है कि सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। कैसे? सामान्य अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, जो उनको भारत की संसद यानी कि पार्लियामेंट कानून बनाकर जो है परिवर्तित कर सकती है, संशोधन कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में जो है संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध काम नहीं कर सकता है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मौलिक अधिकार कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस इमेज के माध्यम से हमें कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और आखिरी अधिकार है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरीके से कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा हर एक भारतवासी को दिए गए हैं। चलिए अब सबसे पहले अधिकार की बात करें, समता का अधिकार या फिर जिसे समानता का अधिकार भी कहा जाता है या राइट टू इक्वालिटी के नाम से भी जिसे जाना जाता है, राइट टू इक्वालिटी। चलिए तो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि लागू होगी। एक समान विधि यानी कि एक समान कानून, सारे व्यक्तियों के लिए एक समान कानून लागू होंगे। किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। पहली बात कही कि एक समान विधि यानी कि सभी के लिए एक समान कानून लागू होंगे, और दूसरी बात क्या कही कि किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा, यानी कि बिना किसी बात के किसी को सजा नहीं दी जाएगी। एक बात क्लियर हुई। अब जिस तरीके से हम जानते हैं हमारे देश का जो संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनाने वालों ने अनेक देशों के संविधान का अध्ययन किया था, और जिस देश के संविधान में जो विशेषता अच्छी लगी वो हमने अपने देश के संविधान में ऐड कर ली। तो ठीक उसी प्रकार से विधि के समक्ष समता की बात जो है, यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे, ये अवधारणा, ये कंसेप्ट जो है ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया था। क्लियर हुई बात। इसमें विधि का वही अर्थ है, यानी कि कानून का वही अर्थ है जो डाइसी के विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, अथवा विधि या न्याय की अवधारणा से था। विधि के शासन से अभिप्राय है कि कानून सर्वोपरि है। विधि मतलब कानून, विधि का शासन यानी कि कानून का शासन, तो सबसे ऊपर कौन होगा? कानून होगा। यानी कि विधि के शासन से तात्पर्य है कि कानून सबसे ऊपर होगा तथा वही सब लोगों पर समान रूप से लागू होगा। क्लियर हुई इतनी बात कि विधि के समक्ष समता से क्या अभिप्राय है, और विधि के समक्ष समता की अवधारणा या कंसेप्ट जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। चलिए अब देखें तो इसका उद्देश्य देखें। इसका उद्देश्य है समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश किसी का भी हो,
ठीक है, किसी भी रंग रूप का हो, तो इसका उद्देश्य क्या है कि वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। यानी कि चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी पिछड़ी जनजाति का क्यों ना हो, उसको भी हमें समाज की मुख्य धारा में लेके आना है, उन्हें भी हमें अपने समान बनाना है। तो विधि के समक्ष समता का मुख्य उद्देश्य क्या था कि समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समानता होगी। यानी कि जो भी सरकारी नियुक्तियां निकलेंगी उसमें सभी व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं, सब पेपर दे सकते हैं, सभी के लिए समान अधिकार है। उसके बाद राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर उपरोक्त विषयों में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध, दायित्व, अयोग्यता आरोपित नहीं की जाएगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, मूलवंश का हो, किसी भी जाति, किसी भी लिंग या कोई भी उसका जन्म स्थान हो, उस आधार पर किसी तरीके का उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी सरकार के द्वारा वैकेंसी निकाली जाएगी, यानी कि नियोजन का अवसर, रोजगार का अवसर जो सरकार देगी, उसकी सब में समान भागीदारी होगी। किसी पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। क्लियर हुई ये बात? चलिए अब देखें, हम विधि के समक्ष समता की ही बात चल रही है, समानता की ही बात चल रही है, तो कितनी समानताएं किस किस क्षेत्र में दी गई हैं इसकी एक बार और बात कर लेते हैं। एक पॉइंट और देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, दुकान, कुएं, तालाब, घाट, सड़क, यानी कि जितने भी स्थान ऐसे हैं जो सार्वजनिक उपयोग के स्थान है, जहां सभी व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, जिन स्थानों की जरूरत सभी के लिए होती है, चाहे वो खुद की जरूरत पूरी करने के स्थान हो, चाहे वो मनोरंजन के स्थान हो, यानी कि दुनिया के जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं वहां पर जाने से किसी को रोका नहीं जाएगा, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, रंग, रूप, लिंग का क्यों ना हो। क्लियर हुई ये बात? चलिए तो सार्वजनिक उपयोग के लिए सभी जगहें सभी के लिए खुली रहेंगी। आंशिक रूप से सरकारी वित्त प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश एवं उपयोग से नहीं रोका जाएगा, ना पूर्ण रूप से ना आंशिक रूप से। जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं उनमें भी किसी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा, क्योंकि वो संस्थाएं भी सार्वजनिक रूप से हैं और सार्वजनिक रूप से सभी के लिए खुली संस्थाएं हैं। चलिए, तो क्लियर हुई इतनी बात। इसमें हमने क्या जाना कि समता का अधिकार किस तरीके से जो है दिया गया है। इसी के अंदर एक और अधिकार है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन यानी कि राज्य के अधीन या सरकार के अधीन जो भी नियुक्तियां की जानी है, राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान या निवास स्थान या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है उसके साथ नहीं किया जाएगा। नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। आप देखते हैं कि जो पिछड़े वर्ग हैं, SC, ST और OBC वर्ग हैं, उनको कुछ आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को भी कुछ आरक्षण दिया गया है। तो क्यों दिया गया है? ताकि वो लोग भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें, उनको भी नियुक्ति का पर्याप्त अवसर मिले। तो इस जरिए जो है नागरिकों के जो कुछ पिछड़े वर्ग हैं उनको राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन दिया जाएगा। इन वर्गों का प्रतिनिधित्व अगर सेवाओं में अपर्याप्त हो, यानी कि अगर पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है सरकार के अंदर कम है, नियुक्तियों में कम है, पदों में कम है, तो उनको आरक्षण के माध्यम से उनको भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उसके बाद हम देखें समानता के अधिकार के अंतर्गत ही एक और बात आती है, अस्पृश्यता का अंत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आर्टिकल 17 में ये बात कही गई है। किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? आर्टिकल 17 में ये बात कही गई है। हाँ, तो अस्पृश्यता का अंत क्या है कि इस अधिकार के अंतर्गत छुआछूत के भेदभाव को खत्म किया गया है। ठीक है, यानी कि जाति विशेष के आधार पर किसी के साथ छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं करा जाएगा। इसी को कहा जाता है अस्पृश्यता का अंत करना। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को खत्म करना, जो कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 में ये बात कही गई है। चलिए,
अब दूसरा अधिकार है आप सभी के सामने, दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? बाधाओं का ना होना, ठीक है, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करना बिना किसी बाधा के। तो व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है कि हमारे मामलों में किसी भी किस्म का दखल ना होना, ना सरकार का दखल हो, ना व्यक्तियों का हो। हम समाज में रहना चाहते हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। अब भी समाज में रहोगे तो कुछ तो पाबंदियां रहेंगी, कुछ तो आपको हिसाब किताब से रहना होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें आज़ादी चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। हम मनमाने ढंग से, मन चाहे ढंग से काम करना चाहते हैं। इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरीके की स्वतंत्रता दी है। पहली स्वतंत्रता है, कौन सी स्वतंत्रता है? तो पहली स्वतंत्रता जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति से यहाँ पे क्या मतलब निकल के आता है? यानी कि खुद को व्यक्त करना, खुद के विचारों को व्यक्त करना, खुद की कला को व्यक्त करना, अपनी प्रतिभा को व्यक्त करना। यानी कि हर एक व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जिस व्यक्ति के पास जो कला है, जिस क्षेत्र विशेष में उसकी रुचि है, अभिरुचि है, उसके अनुसार वो काम कर सकता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस तरीके से आपको दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आपकी मीडिया की स्वतंत्रता को भी लिया गया है। उसके बाद देखें, दूसरी बात करें, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद संगठन और संघ बना सकते हैं। इकट्ठा होके आप किसी अपना एक संगठन बना सकते हैं, कोई एक संघ बना सकते हैं। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है आपको, यानी कि भारत देश में, यानी कि आपके अपने देश में कहीं भी जाने के लिए आपको किसी भी तरीके की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आगे देखें, देश के किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता है, यानी कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, और कोई भी काम धंधा शुरू करने, चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता भी आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में दी गई है। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात मैंने आपसे करी थी, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल होता है। यही बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। अब देखें, दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। जब हम एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, अपने संवाद करते हैं, विचारों को आदान प्रदान करते हैं, उसी के जरिए हमारे विचारों और उसी के जरिए हमारे विचार और व्यक्तित्व का विकास होता है। हमारे विचार दूसरों को पता चलते हैं और दूसरों के विचार हमें पता चलते हैं। उसके माध्यम से क्या होता है, कुछ जानकारी हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, कुछ नई जानकारियां हम तक मिल रही हैं। इसलिए मैं जो है आपसे हमेशा कहती हूं कि आप सभी किसी भी टॉपिक को लेके एक दूसरे के साथ हमेशा डिस्कशन करें। पढ़ाई का भी कोई टॉपिक आप ले सकते हैं, तो उससे क्या होगा, डिस्कशन के माध्यम से जो है आप सभी ने जो भी चीज़ याद करी है वो काफ़ी देर तक याद रहती है, और उस विषय पर चर्चा करने से उस विषय से संबंधित समझ भी आपके दिमाग में विकसित होती है। इसलिए हमेशा डिस्कशन को ज़रूर प्रायोरिटी दें, क्योंकि सामाजिक विज्ञान ऐसा ही विषय है जो कि आपके आसपास की गतिविधियों को बताता है। चाहे वो गतिविधि राजनीतिक हो, आर्थिक हो, भौगोलिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, कैसी भी गतिविधि हो, वो सारी की सारी आपकी सोशल साइंस के अंतर्गत आती है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो डिस्कशन के माध्यम से आप जो है अपने दिमाग को विकसित कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़े। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन कौन सी बातें शामिल हैं, इसको देख रहे हैं अपन। तो आप अपने विचारों को पर्चा छापकर या अखबारों, पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर,
कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं। यानी कि आपको अपने विचार कैसे व्यक्त करना है, उस विचार को व्यक्त करने के कई माध्यम हो सकते हैं, उस विचार को व्यक्त करने के कई तरीके हो सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बातें? चलिए, पर अब आप ध्यान देना, पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। आपको स्वतंत्रता दे दी गई कि आप अपने विचारों को कई माध्यम से अपने अपने तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आपके विचार इस तरीके के नहीं होना चाहिए कि आप उस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ हिंसा को भड़का दें। ये काम आप नहीं कर सकते, इस तरीके के विचारों को आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि किसी के खिलाफ आप झूठी बातें नहीं लिख सकते, किसी के खिलाफ आप झूठे बयान नहीं दे सकते, किसी के खिलाफ आप झूठी बातों का प्रचार नहीं कर सकते। तो स्वतंत्रता का अधिकार तो आपको दिया गया है, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं, कुछ पाबंदियां हैं। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। वे यह सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है हमने कई सारे पॉइंट्स के माध्यम से देखी, और आगे देखें कि जो भी बैठक आप कर रहे हैं वो बैठक जो है शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। उसके बाद देखें कि इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। यानी कि आपको कहीं भी संघ बनाने की, संगठन बनाने की, इकट्ठा होने की, बैठक करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन वो सब आप शांतिपूर्ण तरीके से करें। साथ ही साथ इन बैठक में और या इस तरीके की गतिविधियों में भाग लेने में आप जो है हथियार अपने पास नहीं रख सकते हैं। उसके बाद देखें तो नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। उसके बाद देखें किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई क्लियर कि स्वतंत्रता के अधिकार में आपकी कौन कौन सी बातें आती हैं, कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन वो स्वतंत्रताएं कितनी हद तक, कितनी सीमा तक आपको दी गई हैं। उसके बाद देखें अनुच्छेद 20 की बात करें और अगले अधिकार की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार में ही आगे आपका आता है अनुच्छेद 20। ये एक अधिकार जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। किस तरीके से बात करता है उसको भी जान लेते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन नहीं किया है, विधि का उल्लंघन नहीं किया है, तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि बिना किसी बात के उसको दंड नहीं दिया जाएगा, बिना किसी बात के उसको सजा नहीं सुनाई जाएगी। यह अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। सभी व्यक्ति में कौन आ जाएंगे, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो विदेशी हो, यानी कि चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे वो किसी विदेश का नागरिक हो, ये अधिकार दोनों को प्राप्त है। उसके बाद देखें जब विधि अपने निर्माण की तिथि के बाद से लागू होती है तो उसे भविष्यलक्षी विधि कहा जाता है। यहाँ पे दो बातें मैं बताऊंगी आपको, एक बताऊंगी भविष्यलक्षी विधि के बारे में और एक भूतलक्षी विधि के बारे में। यानी कि जब कोई कानून, विधि से क्या मतलब है, यहाँ पे विधि का अर्थ होता है कानून। विधि का क्या मतलब होता है, यहाँ पे विधि का मतलब होता है कानून। तो जब विधि अपने निर्माण की तिथि के बाद से लागू होती है उसे भविष्यलक्षी विधि कहा जाता है। यानी कि कोई कानून आज बना और आज बनने के बाद लागू हुआ तो उसे क्या कहा जाएगा, बाद का कानून, यानी कि भविष्यलक्षी विधि। और दूसरी बात मैं क्या कर रही हूँ, भूतलक्षी विधि की। भूत मतलब भूतकाल, पहले का।
तो जब विधि यानी कि कानून निर्माण की तिथि से पहले लागू कर दी जाए तब उसे भूतलक्षी विधि कहा जाता है। तो भविष्यलक्षी विधि और भूतलक्षी विधि क्या होती है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखें कि आपराधिक मामलों में भूतलक्षी विधि का निर्माण प्रतिबंधित है। घटना के बाद विधि बनाकर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि जिस समय घटना घटी, जिस समय किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया, कोई कांड या कोई अपराध किया, तो उस समय उस जुर्म के लिए, उस अपराध के लिए, उस कांड के लिए जो सजा निर्धारित है वही सजा दी जाएगी। उसी सजा के तहत जो है, जो अपराध किया है, जिस अपराध के तहत जो सजा पहले से है वही सजा दी जाएगी, ना कि कोई नई सजा बनाकर उसको सजा दी जाएगी। हो गई बात क्लियर। अब देखें कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बार अपराध किया है तो एक बार अपराध के लिए एक बार सजा। अगर फिर से वही व्यक्ति वही अपराध करता है तो फिर से सजा दी जाएगी, लेकिन एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी, 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। उसके बाद देखें कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, जो व्यक्ति अपराध के शक के दायरे में भी आता है, तो उसको ये नहीं बोला जाएगा कि तुम खुद के ही खिलाफ गवाही दो ही। यानी कि किसी भी व्यक्ति को खुद के ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। चलिए, इतनी बातें हुई क्लियर। अब हम देखें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है, किस तरीके से है। यानी कि हर एक व्यक्ति को खुद के जीवन का, खुद के प्राणों का, खुद की जान का, इन सब का सुरक्षा का अधिकार है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो खुद की सुरक्षा करे, ठीक है। चलिए, तो इसको कहा जाता है ओवरऑल जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, ठीक है। चलो, तो राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन से वंचित किया जाएगा, उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, और किसी के द्वारा नहीं। इसी बात में न्यायालय ने पहली बार माना कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में वे समस्त आवश्यक तत्व शामिल हैं जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सक्षम होते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, एक व्यक्ति पूर्ण कैसे बनता है, खुद के व्यक्तित्व का विकास करके। तो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी जितनी भी स्वतंत्रताओं की जरूरत होती है, खुद की सुरक्षा करने की जरूरत होती है, खुद का जीवन जीने की जरूरत होती है, वो सारे अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत एक व्यक्ति को दिए गए हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत ये बात कही गई है? आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये बात कही गई है। इसके बाद देखें, न्यायपालिका ने इस बात पर बल दिया कि जीवन के अधिकार में मात्र पशु तुल्य जीवन स्वीकार नहीं होगा, बल्कि मानव होने के कारण सम्मानपूर्ण जीवन जीना चाहिए। न्यायपालिका ने इस बात पर जोर दिया कि एक मानव है, वो पशु नहीं है, तो उसको मानव के समान जीवन जीने का अधिकार है, ना कि उसे पशु के समान उस पर अत्याचार किए जाएं या पशु के समान जीवन जीने पर उसे बाध्य किया जाए। मानव को मानव के समान जीवन जीने का पूर्ण रूप से अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। चलो, अब बात करें इसके आगे की। इसी आर्टिकल में आर्टिकल 21 है, ये आर्टिकल 21A या अनुच्छेद 21A में ये बात कही गई है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और ये जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। इस संबंध में राज्य के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा। तो आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया और उसमें ये बात कही गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। क्लियर हुई ये बात? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में ही अगली बात आती है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, यानी कि मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण इसमें दिया गया है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा
अब क्या लाइन बोली मैंने, ध्यान देना, यहां ध्यान देने लायक बात है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहां पे। तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा और उसे मनपसंद विधि व्यवसायी यानी कि वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा। 3 कहानियां मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। ग्वांतानामो में जेल का उदाहरण, कोसोवो का जाति नरसंहार, सऊदी अरब के नागरिकों के अधिकार। इन 3 कहानी में से कौन सी कहानी इस लाइन के मुताबिक सही बैठती है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा? आपको कमेंट करके बताना है कि इस लाइन के मुताबिक ग्वांतानामो में जेल, कोसोवो का जाति नरसंहार या सऊदी अरब के नागरिकों के अधिकार, इनमें से कौन सी कहानी इस लाइन के अनुसार सही बैठती है। ठीक है, चलिए तो मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत हर व्यक्ति को यानी जिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है उसे गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा और उसे अपने मनपसंद विधि व्यवसायी को क्या कहा जाता है, वकील कहा जाता है, उससे परामर्श करने का अधिकार भी होगा। उसके बाद देखें तो किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे की अवधि में न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। यानी कि जिस व्यक्ति को, जैसे मान लो कि आज दोपहर के 2 बजे गिरफ्तार किया गया, तो कल के दोपहर के 2 बजे तक यानी कि 24 घंटे के अंदर जो है उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसमें आने जाने का समय इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब हम देखें निवारक नजरबंदी के बारे में। क्या होती है निवारक नजरबंदी? इसी के अंतर्गत आती है निवारक नजरबंदी में रखे गए लोगों के लिए कुछ बातें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है तो निवारक नजरबंदी क्या होती है, सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं। तो निवारक नजरबंदी वो स्थिति होती है जब किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। किस तरीके के शक? मतलब कि किसी व्यक्ति ने अभी तक अपराध नहीं किया है, लेकिन ऐसा शक है कि ये आगे जाके कोई अपराध करने वाला है। तो अगर किसी व्यक्ति पर इस तरीके का संदेह उत्पन्न होता है, शक उत्पन्न होता है, तो उस व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत शक के आधार पर कि आगे जाके अपराध करने वाला है, तो अपराध करने से पहले ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसे कहा जाता है निवारक नजरबंदी। क्लियर हुई ये बात? तो निवारक नजरबंदी क्या होती है ये मैं आपको बता चुकी हूं। अब बढ़ते हैं आगे। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें? पहला पॉइंट है जिस व्यक्ति को निवारक नजरबंदी में बंदी बनाया जाएगा उसको कारण बताया जाएगा। जिस व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत बंदी बनाया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उसको कारण बताया जाएगा कि भाई साहब आपको इस कारण से गिरफ्तार किया गया है या इस कारण से आपको बंदी बनाया गया है। अपने मनपसंद वकील से परामर्श करने का उसके पास अधिकार होगा। ठीक है उसके बाद यदि राष्ट्रीय एकता व अखंडता का विषय हो तो कारण छिपाया भी जा सकता है। यदि उस व्यक्ति को इस शक के आधार पर या इस संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया हो कि ये व्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाला है आगे जाके, तो उससे कारण छुपाया भी जा सकता है। तब उसको उसकी गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाएगा। अब देखें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आने वाली है कि किसी व्यक्ति को यदि 3 महीने से ज़्यादा यानी कि 3 महीने तक बंदी बना के रख सकते हैं निवारक नजरबंदी के तहत, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा निवारक नजरबंदी में रखना है तो एक समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी, समिति की सिफारिश आवश्यक होगी, जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय के लिए निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार करके रखना है तो पहले एक समिति बनाई जाएगी जिसका अध्यक्ष होगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, यानी कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा। ठीक है, तो उस समिति की अनुशंसा पर अगर लगता है कि 3 महीने से ज़्यादा समय तक के लिए इसको बंदी बना के रखना है तो रखा जाएगा। अब देखें
कि संसद विधि के निर्माण के द्वारा निवारक नजरबंदी में बंदी बनाए गए लोगों की अधिकतम सजा का निर्धारण करती है। कौन करता है? संसद करती है अधिकतम सजा का निर्धारण। चलो निवारक नजरबंदी की अवधि के बारे में देख लें एक बार। तो निवारक नजरबंदी की अवधि जो है 3 महीने तक किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है, पहले ही बता चुकी हूं। अब अगर 3 महीने से अधिक समय के लिए बंदी बनाना है तो न्यायिक समिति द्वारा अनुशंसा की आवश्यकता होगी। ठीक है, संसद विधि द्वारा अधिकतम समय सीमा का निर्धारण कर सकती है। तो ये हो गई निवारक नजरबंदी की अवधि के 3 महीने तक रखा जा सकता है। 3 महीने से ज्यादा समय के लिए अगर किसी को बंदी बना के रखना है तो न्यायिक समिति की अनुशंसा की जाएगी। वो समिति बोलेगी तो 3 महीने से ज्यादा का समय बढ़ाया जा सकता है। और संसद जो है कानून बनाकर समय सीमा का निर्धारण कर सकती है। तो समय सीमा का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद के पास या भारत की पार्लियामेंट के पास है। क्लियर हो गई इतनी बातें? तो चलो निवारक नजरबंदी का आशय यहाँ पे अपन थोड़ा समझ लें कि किसी व्यक्ति को नजरबंद करके संभावित अपराध को रोकना क्या कहलाता है? निवारक नजरबंदी कहलाता है। मात्र संदेह के आधार पर किसी को हिरासत में ले लेना अथवा अपराध करने से पहले ही किसी व्यक्ति को नजरबंद कर लेना क्या कहलाता है? निवारक नजरबंदी कहलाता है। अब निवारक नजरबंदी का आधार क्या है? निवारक नजरबंदी का आधार क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो, अगर किसी व्यक्ति से देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा हो तो उसको निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अगर वो व्यक्ति चुनौती पैदा करने वाला हो तो उसे निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा, यानी कि सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से जो आपको सेवाएं दी जा रही हैं उन सेवाओं में अगर कोई बाधा पहुंचाता है तो उसको निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। अगली बात देखें, समाज में वह मनुष्य पैदा करने की प्रवृत्ति को प्रतिबंधित करने के लिए, यानी कि समाज में गलत तरीके से कुछ काम करने के लिए, समाज में फूट फैलाने वाले लोगों के लिए नजरबंदी के तहत, निवारक नजरबंदी के तहत जो है बंदी बनाया जा सकता है, गिरफ्तार करा जा सकता है। तो ये बातें देखी हमने स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। अब तीसरे अधिकार पे हम बात करें तो वो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या बातें सामने आती हैं इसको भी देख लेते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी किसी व्यक्ति का अगर शोषण हो रहा है तो उसके लिए क्या अधिकार दिए गए हैं? मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार और दूसरा शब्द है बलात् श्रम। तो एक एक करके सबसे पहले इन शब्दों को समझ लेते हैं। मानव के दुर्व्यापार से क्या अर्थ है? यानी कि मानव का व्यापार हो, तस्करी हो, महिलाओं, बच्चों, मजदूरों का गलत तरीके से व्यापार हो, उसे कहा जाएगा मानव का दुर्व्यापार। दूसरा शब्द है बलात् श्रम, यानी कि बलपूर्वक श्रम, जबरदस्ती किसी से श्रम करवाना, जबरदस्ती किसी से कोई काम करवाना, ये क्या कहलाएगा? बलात् श्रम कहलाएगा। तो इन सब की मनाही करी गई है, इन सब का प्रतिषेध किया गया है। इस अनुच्छेद में 3 प्रकार के शोषणों को प्रतिबंधित किया गया है। कौन कौन से? पहला है बलात् श्रम, बलपूर्वक श्रम करवाना यानी कि किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। दूसरा है बेगारी, यानी कि काम के बदले पैसे ना देना। किसी से काम करा लो और पैसे ना दो, किसी से बेगारी करवा लो, मतलब मुफ्त में किसी से काम करा लेना, तो ये भी शोषण के विरुद्ध आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आएगा। उसके बाद तीसरे प्रकार का शोषण कौन सा है? मानव का व्यापार, यानी कि मानव, महिलाओं, बच्चों की खरीद फरोख्त हो, तस्करी हो, ये सारी चीजें गलत हैं, जो कि किसके अंतर्गत आ रही हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। क्लियर हुई इतनी बात? तो चलिए कारखानों में, इसी की श्रेणी में आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार में,
कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस तरीके से है? ये एक एब्सोल्यूट राइट है, यानी कि यह एक निरपेक्ष अधिकार है। 14 वर्ष से कम उम्र के बालक, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक उद्योग, फैक्ट्री तथा खानों में नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद देखें, बच्चों को इनके अलावा भी किसी उद्योग में नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ना तो हानिकारक उद्योग फैक्ट्री में लगाया जा सकता है, ना ही 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरीके का जीविकोपार्जन वाला, पैसा कमाने वाला काम कराया जा सकता है। अब हम देखें तो न्यायपालिका के आदेश द्वारा बाल पुनर्वास कोष की स्थापना की गई है। बाल पुनर्वास कोष या चाइल्ड रिहैबिलिटेशन फंड क्या होता है? यानी कि अगर किसी बालक के साथ, किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार होता है, उससे काम कराया जाता है, पढ़ने की उम्र में उससे श्रम कराया जाता है, तो बाल पुनर्वास कोष की स्थापना की गई है, जहां पर बच्चों को संरक्षण दिया जाता है। बाल आयोग, चाइल्ड कमीशन की जो है नियुक्ति की गई है, गठन किया गया है, जहां पे बालकों से संबंधित शिकायतें की जाती हैं। अगर किसी के साथ गलत व्यवहार होता है जो कि नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ, तो उनके खिलाफ जो है कहाँ पे कंप्लेन आप जाके कर सकते हैं? चाइल्ड कमीशन यानी कि बाल आयोग में जाके अपन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये बात हो गई किसकी? कारखानों में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध की, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अब अगला अधिकार आपके सामने आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए जानते हैं इसको। हम सभी जानते हैं कि भारत में कई सारे धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कई सारे धर्मों के लोग रहते हैं। तो भारत को विविधताओं से भरा देश कहा जाता है। अब भारत के संविधान में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किस तरीके से दिया गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपनी आत्मा से, अपने अंदर से जिस धर्म को, अपने अंतःकरण से जिस धर्म को मानना चाहे वो उस धर्म को मान सकता है, उस धर्म का आचरण कर सकता है, उस धर्म का प्रचार कर सकता है। सभी व्यक्तियों को अपने मन के मुताबिक, अपनी आस्था के मुताबिक, अपनी इच्छा के मुताबिक धार्मिक रूप से स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। धार्मिक अधिकार के नाम पर लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। आपको स्वतंत्रताएं तो दी गई हैं, धार्मिक स्वतंत्रताएं, लेकिन धर्म के नाम पर आप किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते, सदाचार से खिलवाड़ नहीं कर सकते, लोक व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते, यानी कि धर्म का आप गलत फायदा नहीं उठा सकते। सामाजिक सुधार को धार्मिक आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई पुरानी रूढ़ी है, कोई पुरानी प्रथा है, वो उसका अगर समाज सुधार किया जा रहा है, उस चीज को अगर सुधारा जा रहा है, तो धार्मिक आधार पर सामाजिक सुधारों को आप खत्म नहीं कर सकते, सामाजिक सुधारों को प्रतिबंध नहीं कर सकते। धार्मिक कार्यों से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वित्तीय गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण होगा। यानी कि धार्मिक कामों से जुड़े जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वित्तीय गतिविधियां हैं, उन पर राज्य का यानी कि सरकार का नियंत्रण स्थापित होगा। तो ये बातें करी हमने किस बारे में? ये बातें करी हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। फटाफट से आप इतना नोट करें, फिर अपन आगे। तो इतना सब नोट करने के बाद अपन देखते हैं कि धार्मिक मामलों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता किस तरीके से आपको दी गई है। तो धार्मिक कार्यों का आप प्रबंध कर सकते हैं। किसी भी धर्म को मानने वाले आप हैं, उसके धार्मिक कार्यों का आप प्रबंध कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना का अधिकार है। यानी कि जो व्यक्ति जिस धर्म को फॉलो करता है, उस धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है। चल अचल संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार भी दिया गया है। उसके बाद इन संपत्तियों के प्रशासन का भी अधिकार उस धर्मावलंबियों के व्यक्तियों को है। तो ये बात हुई किस बारे में? ये बात हुई आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। अब हम देखें धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता किस तरीके से दी गई है। तो राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए किसी प्रकार का करारोपण नहीं किया जाएगा। यानी कि
जो भी धार्मिक संपत्ति होगी, जो भी दान का पैसा आएगा किसी धर्म विशेष के लिए, तो राज्य के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए किसी प्रकार का करारोपण नहीं किया जाएगा, किसी तरीके का टैक्स नहीं लिया जाएगा। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किस तरीके से कि राज्य के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा पूर्णतः संचालित शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि जो शैक्षणिक संस्थाएं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनमें सभी धर्म समान है, इसीलिए किसी धर्म विशेष की शिक्षा सरकार द्वारा चलाए गए संस्थानों में नहीं दी जाएगी। क्लियर हुई ये बात। दूसरी बात करें, किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी कि अगर किसी ट्रस्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं, किसी ट्रस्ट के द्वारा कोई संस्थान स्थापित किया गया है और वो जिस धर्म विशेष की शिक्षा देना चाहे उस धर्म विशेष की शिक्षा उन संस्थानों में दी जा सकती है, लेकिन सरकार द्वारा स्थापित संस्थानों में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। चलो आगे बढ़े। धार्मिक शिक्षा सशर्त दी जा सकती है और उन ट्रस्ट में भी, जिन ट्रस्ट में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है जो किसी सरकार के अंतर्गत नहीं आते, उनमें भी सशर्त दी जा सकती है, शर्तों के आधार पर दी जा सकती है कि वे शिक्षण संस्थाएं जो राज्य से अनुदान प्राप्त करती हैं अथवा जिन्हें राज्य से मान्यता प्राप्त है, उनमें बच्चों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी कि कोई बच्चा चाहे, उसकी सहमति है, तब आप उसे धार्मिक शिक्षा दो। यदि व्यक्ति अल्पवयस्क है यानी कि बच्चा वयस्क नहीं हुआ है, तो उनके अभिभावक की सहमति ली जाएगी। ठीक है, तो सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, अन्यथा नहीं दी जा सकती है। ये बात हुई क्लियर। चलो अब है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार क्या कहता है? मौलिक अधिकारों में अगला अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संविधान में अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण भाषाई एवं धार्मिक आधार पर किया गया है। संविधान में अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? भाषाई एवं धार्मिक आधार पर किया गया है। यदि अल्पसंख्यकों को राजनीतिक रूप में परिभाषित किया जाए, जो मात्रात्मक रूप में अल्पसंख्या में रहने वाले लोग अल्पसंख्यक कहलाएंगे अथवा जिनकी आबादी 50% से कम हो। अल्पसंख्यक कौन कहलाएगा? अल्पसंख्यक वो व्यक्ति कहलाएगा जिनकी आबादी कितनी हो? जिनकी आबादी 50% से कम हो। और किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है? भाषाई और धार्मिक आधार, दो आधारों पर अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण किया गया है। आगे देखें तो अल्पसंख्यक आयोग ने मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में सम्मिलित किया है। तो अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में कौन कौन शामिल है? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। इन समुदायों को अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में माना गया है। अब देखें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में जानें। तो भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को, यानी कि कुछ वर्गों को जो कि अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, तो भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। उसके बाद राज्य से वित्त प्राप्त, यानी कि राज्य से वित्तीय सहायता जिन संस्थानों को प्राप्त होती है, तो राज्य से वित्त प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई कि किस तरीके से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाता है। अब देखें कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, यानी कि भारत में जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति हैं जो कि भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हैं, उनको अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। आगे देखें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से क्या मतलब है, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है, लेकिन वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं क्या होती हैं, उनसे क्या आशय है, इसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। तो
ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं, कैसी? ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित करी गई हों। ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित करी गई हों। ये संस्थाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। पहला कौन सा प्रकार हो सकता है? राज्य से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था, यानी कि जिनको राज्य से वित्त मिला हो, राज्य से पैसा मिला हो, राज्य की सहायता प्राप्त हो, एवं राज्य से सहायता प्राप्त ना करने वाली संस्थाएं, तो वो क्या कहलाती हैं? ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित हों। तो कुछ संस्थाओं को राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त होती है, कुछ को नहीं होती है, तो वो क्या कही जाती हैं? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं कही जाती हैं। अब देखें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में अपन बात करते हैं। अगला और आखिरी और महत्वपूर्ण अधिकार है मौलिक अधिकारों की श्रेणी में। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है सिर्फ एक मूल अधिकार नहीं है, बल्कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन का माध्यम भी है। यानी कि जितने भी मूल अधिकार हैं उनका क्रियान्वयन किसके माध्यम से होता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से होता है। भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था, तो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय कहा है, संविधान की आस्था कहा है, क्योंकि ये आर्टिकल 32 जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, ये सारे मौलिक अधिकारों को संरक्षित करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो कौन कौन से हैं वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत जिन्हें लिखा गया है? तो सबसे पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है आपका परमादेश, तीसरा है आपका प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा, पांचवा उत्प्रेषण और छठवा है आपका जो है 5 तरीके की रिट जो है इसमें दी गई हैं, जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। क्लियर हुई ये बात? अब जानते हैं इन 5 रिट्स के बारे में एक एक करके। तो न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली कुछ रिट्स हैं, याचिकाएं हैं, इसको अपन देख लेते हैं, जिनको पिटिशंस भी बोलते हैं। तो पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोला जाता है हैबियस कॉर्पस। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है इसको जान लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द में ही मतलब छिपा है। बंदी यानी कि जिसे गिरफ्तार किया गया हो, जिसे बंदी बनाया गया हो। फिर दूसरा शब्द क्या है? प्रत्यक्षीकरण, यानी कि उसको सामने लाना। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको सशरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना क्या कहलाता है? हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। आगे देखें, यह सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट कहा जाता है। उनके विरुद्ध नहीं जिन्हें न्यायालय दंडित कर चुका है, यानी कि जिनको न्यायालय ऑलरेडी सजा दे चुका है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट उनके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है। उनके विरुद्ध नहीं जो निवारक नजरबंदी में है, निवारक नजरबंदी में जो ऑलरेडी बंदी बनाए गए हैं, निवारक नजरबंदी के तहत, यानी कि संदेह के आधार पर। निवारक नजरबंदी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि वे व्यक्ति जिन्हें मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है उनको निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जाता है। तो जो व्यक्ति निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ भी ये रिट जारी नहीं करी जा सकती। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए रेस जुस्टिका का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये सिद्धांत क्या है? जिस पर पहले से ही निर्णय हो चुका हो, यानी कि जिस व्यक्ति ने जुर्म किया है और उसके लिए पहले से ही डिसीजन दे दिया जा चुका हो, उसके खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जा सकती। तो इन 3 केस में ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। क्लियर हुई ये बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, जिस मामले पर न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया हो तो उस मामले को पुनः उसी आधार पर न्यायपालिका के समक्ष नहीं लाया जाएगा। यानी कि जिस मामले पर न्यायालय में बात हो गई है वो मामला फिर से नहीं लाया जाएगा, उनके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस की जो रिट है वो जारी नहीं की जा सकती। दूसरी रिट है मैंडेमस, यानी कि परमादेश। शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करना। परमादेश, मैंडेमस, परमादेश क्या है? इसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। परम आदेश, हम आदेश देते हैं।
कौन देता है आदेश? न्यायालय देगा। कैसे देगा वो जान लेते हैं। पहला पॉइंट देखें तो न्यायालय द्वारा किसी भी प्राधिकारी, अधिकारी, सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध इस रिट को जारी किया जाता है। कौन जारी कर सकता है? न्यायालय जारी कर सकता है। किस किस के खिलाफ? किसी प्राधिकारी, अधिकारी, सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध इस रिट को जारी किया जा सकता है जो लोक कर्तव्य या कानूनी दायित्व का पालन करने से इनकार करते हैं। यानी कि अगर कोई प्राधिकारी, अधिकारी, सरकार या कोई भी न्यायिक निकाय यानी कि जुडिशियल बॉडी अपने काम को करने से, यानी कि जो उनका काम है, लोक कर्तव्य है, जो उनका कानूनी दायित्व है, वो उनका पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ न्यायालय मैंडेमस यानी कि परमादेश रिट को जारी कर सकता है। उसके बाद देखें, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। तो परमादेश के बारे में हमने काफी कुछ जाना कि किसके खिलाफ जो है ये रिट जारी की जाती है, कब की जाती है, इसका अर्थ क्या है, और किसके खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। अगली रिट है क्वो वारंटो, अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा, अधिकार मतलब अधिकार, प्रक्षा मतलब पूछना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि किस अधिकार से, किस अधिकार से यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो। क्या बात कही गई यहाँ पे? यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो, यानी कि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति गलत तरीके से बैठा हो, उस पद पर बैठने की वो योग्यता नहीं रखता हो, तो न्यायालय उससे पूछ सकता है कि भाई किस अधिकार से। अधिकार प्रक्षा क्वो वारंटो का क्या मतलब है कि किस अधिकार से आप इस पद को संभाले हुए हैं, जबकि इस पद पर बैठने का अधिकार आपके पास है ही नहीं। तो ये रिट निजी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। किसके विरुद्ध? निजी पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ नहीं की जा सकती। सार्वजनिक पद पर जो बैठा हो, सरकारी पद पर जो व्यक्ति बैठा हो, उसके खिलाफ ये रिट जारी की जाती है। चलिए, तो ये हो गया अपना अधिकार प्रक्षा। अगला है उत्प्रेषण, जिसका अर्थ होता है मांग लेना या मंगा लेना। कैसे? अब उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी निचली अदालत से किसी मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकता है। उच्चतम न्यायालय अपने निचली अदालत से कहता है कि किसी मामले को कि वो मामला आप हमारे पास भेज दें। ठीक है, तो ये क्या हुआ? उत्प्रेषण हुआ। अब ये रिट तब जारी होती है जब निचली अदालत ने उस मामले पर फैसला नहीं दिया है। यह हमेशा उत्तरवर्ती चरण में ही दिया जाता है, यानी कि जो नीचे की अदालत है वो अपनी ऊपर की अदालत को ये चीज फिर सौंप देती है। ठीक है, तो ये क्रम किस तरफ चल रहा है? उत्तरवर्ती, यानी कि ऊपर की तरफ ये क्रम चल रहा है। क्लियर हुई ये बात? चलिए, तो आखिरी रिट है प्रतिषेध, यानी कि मना कर देना, प्रोहिबिटेशन, मना कर देना। कैसे मना कर दिया जाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा? अब उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली न्यायपालिका को किसी मामले की सुनवाई से मना कर देना, यह रिट तब जारी होती है जब मामला निचली अदालत में लंबित हो। प्रतिषेध हमेशा पूर्ववर्ती चरण में दिया जाता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय अपने से निचली अदालतों से किसी मामले को अपने पास मंगा लेगा। क्यों मंगा लेगा? कि अगर कोई मामला इन निचली अदालतों में बहुत समय से लंबित हो तो उच्चतम न्यायालय अपने पास वो मामला मंगा लेगा और उन्हें मना कर देगा कि आप इस मामले में सुनवाई ना करें। क्लियर हुई ये बात? तो ये हो गई अपनी पांचवी और आखिरी रिट, जिसे जाना जाता है प्रतिषेध के नाम से। अब अधिकारों के बढ़ते दायरे के बारे में हम बात करें कि किस तरीके से अधिकारों का दायरा बढ़ता हुआ नजर आता है। तो सबसे पहले हम देखें कि हमें मूल अधिकारों के अलावा कुछ और भी ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो हमें कानून द्वारा प्राप्त होते हैं।
बहुत सारे अधिकार एवं कानून संविधान द्वारा हमें प्राप्त होते हैं जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में विकास एवं बदलाव करते हैं। तो मौलिक अधिकारों से ही कई सारे ऐसे अधिकार निकले हैं, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मानव अधिकार, महिलाओं से संबंधित अधिकार। ऐसे कई सारे अधिकार हैं जो मूल अधिकारों की ब्रांचेस से ही निकले हैं और हमें प्राप्त हैं। तो ये क्या कहेंगे कि मूल अधिकारों के अलावा भी कई सारे अधिकार हैं, इसलिए इसको कहा गया है अधिकारों का बढ़ता दायरा। तो वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास से समानांतर अधिकारों का विकास होता है। दूसरे शब्दों में हम बात करें कि व्यक्ति के बढ़ते अधिकार इस बात की गवाही देते हैं कि उस समाज में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हो रही हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता ही सर्वोपरि होती है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जितने ज्यादा अधिकार जनता को प्राप्त होते हैं, उसी के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं। तो चलिए जानते हैं। अधिकारों के बढ़ते दायरे में सबसे पहला अधिकार है आपके सामने संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार के थोड़े इतिहास की बात करें तो संपत्ति का अधिकार पहले मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का ही एक भाग था, लेकिन संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की सूची से अलग कर दिया गया और कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया और वर्तमान में इसे जो है संपत्ति का अधिकार जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 300A में, किसमें 300A में जो है 300A के तहत एक निहित एक आवश्यक संवैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। यह प्रावधान क्या गारंटी देता है, यानी कि संपत्ति का अधिकार क्या बात करता है, तो ये प्रावधान गारंटी देता है कि कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह व्यक्तियों या निगमों के स्वामित्व वाली चल और अचल संपत्तियों को सरकार द्वारा मनमाने या गैर कानूनी जब्ती से बचाता है, यानी कि सरकार किसी की चल और अचल संपत्ति को खुद के मनमाने तरीके से जब्त नहीं कर सकती है। इस प्रकार आर्टिकल 300A के तहत जो है आपको संपत्ति का अधिकार दिया गया है, जो कि मूल संविधान में पहले मौलिक अधिकारों का ही एक भाग था स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, लेकिन 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 300A के तहत इसको एक कानूनी अधिकार का दर्जा आपके भारतीय संविधान में दिया गया है। चलिए तो बढ़े आगे। अधिकारों के बढ़ते दायरे में बात करते हैं दूसरे अधिकार की, जो कि है सूचना का अधिकार, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा एक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ है, जिसे कहा जाता है सूचना का अधिकार। ये क्या होता है? इस अधिकार के माध्यम से किसी भी सरकारी या गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं से किसी भी कार्य एवं निर्णय से संबंधित सूचना मांगी जा सकती है। यानी कि किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं से हम किसी भी कार्य और निर्णय के बारे में राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जो है जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा, शांति व्यवस्था से संबंधित निर्णय तथा व्यक्ति के निजी जीवन पर असर डालने वाले कार्य को सूचना के अधिकार कानून से अलग रखा गया है। आप देश की सुरक्षा एवं शांति से संबंधित कोई सूचना नहीं मांग सकते हैं, या किसी व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित कोई सूचना है तो वो सूचना जानने का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत नहीं आता है। सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी एवं सरकार की सहायता से संचालित कार्यालयों में एक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। यानी कि जब भी आपको सूचना के अधिकार के तहत कोई भी सूचना चाहिए है तो वो सूचना आपको कौन देगा? लोक सेवा अधिकारी देगा, लोक सूचना अधिकारी के द्वारा ये सूचना दी जाती है। अब इसकी एक निर्धारित समय सीमा भी होती है और वो निर्धारित समय सीमा कितनी होती है? 30 दिनों के अंदर वो सूचना उपलब्ध कराई जाती है जो भी लोगों के द्वारा मांगी गई है। अब सूचना प्राप्त करने के लिए लोक सूचना अधिकारी के पास आपको एक रिटन एप्लीकेशन यानी कि एक लिखित आवेदन देना होता है, और इस आवेदन के साथ जो है आपको 10 रुपया
शुल्क के रूप में भी जमा करना होता है। ये शुल्क आप नगद या पोस्टल ऑर्डर के द्वारा भी जमा कर सकते हैं और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के व्यक्ति हैं, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले व्यक्तियों को यह 10 रुपए का शुल्क भी माफ किया गया है। यदि कोई लोक सूचना अधिकारी मांगी गई सूचना निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं देता है, यानी कि 30 दिन के अंदर वो सूचना नहीं देता है या सही सूचना नहीं देता है, तब प्रथम अपील के लिए अपीली अधिकारी के पास आप आवेदन दे सकते हैं। अब प्रथम अपीली अधिकारी, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति प्रथम अपीली अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं होता है तो वो कहाँ जाएगा? राज्य सूचना आयोग को दूसरी अपील कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखें, इसके लिए अब राज्य सूचना आयोग के पास आप दूसरी अपील कर रहे हैं तो हर राज्य में, हर एक राज्य में जो है भारत के राज्य सूचना आयोग बनाया गया है और केंद्रीय कार्यालयों के लिए दूसरी अपील के केंद्रीय सूचना आयोग में किया जा सकता है जो दिल्ली में है। इसके बाद राज्य सूचना आयोग के ऊपर केंद्रीय सूचना आयोग भी है जो कहाँ पे है? भारत की राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित है। अब देखें कि यदि कोई सूचना अधिकारी मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या जानबूझकर गलत, अधूरी या गुमराह करने वाली सूचना देता है तो ऐसे सूचना अधिकारी को राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा 250 रुपए प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर कोई लोक सूचना अधिकारी सूचना देने से मना करता है या फिर गलत इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है तो उसे 250 रुपए प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये बातें हुई किसके बारे में? ये बातें हुई सूचना के अधिकार के बारे में। अब अपना अगला अधिकार है मानव अधिकार। अगला अधिकार क्या है? अगला अधिकार है आपका मानव अधिकार है। इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मानव अधिकार का मतलब मानव अधिकार का मतलब उससे है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा एवं प्रतिष्ठा से संबंध रखता है जिसे संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। जाति, धर्म, क्षेत्र, वंश, लिंग एवं नस्ल आदि ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर व्यक्ति एवं व्यक्ति के बीच भेद किया जाता रहा है। यानी कि जाति, धर्म, क्षेत्र, वंश, लिंग, नस्ल ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनके आधार पर मानव के साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन मानव अधिकारों के तहत सारे अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इन आधार पर किसी भी मानव के साथ भेद नहीं किया जाता है। व्यक्ति को इस तरह के अमानवीय व्यवहार से बचाने की आवश्यकता महसूस की गई और लंबे संघर्ष के बाद विश्व स्तर पर मानव अधिकार की रक्षा करने के लिए विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनने अपने संविधान में मानव अधिकारों की उचित व्यवस्था की है। चलिए और जाने मानव अधिकारों के बारे में। तो मानव अधिकारों पर निगरानी रखने के लिए भारत में सन 1993 में, कब? 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना करी गई। भारत के अनेक राज्यों में भी राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई, यानी कि राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई और राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना करी गई। दोनों आयोग, चाहे वो राज्य मानव अधिकार आयोग हो चाहे वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हो, तो दोनों आयोग लोगों को मानव अधिकार सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन आयोगों के पास मानव अधिकार के उल्लंघन का मामला आता है तो वो उन मामलों की जांच करते हैं। मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश राज्य सरकार से करते हैं। साथ ही मानव अधिकार के उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में मुआवजे की सिफारिश राज्य सरकार से कर सकते हैं। यानी कि जिस किसी के भी मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और जिसने भी किया है, चाहे किसी व्यक्ति ने किया हो चाहे किसी पदाधिकारी ने किया हो, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है। साथ ही साथ
मुआवजे की डिमांड भी यानी कि कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति की डिमांड भी, कंपनसेशन की डिमांड भी राज्य सरकार से की जा सकती है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इस तरीके से हमने मानव अधिकारों के बारे में देखा कि किस तरीके से मानव अधिकार लोगों को प्राप्त हैं। आगे हम जान रहे हैं किसके बारे में, अधिकारों के बढ़ते दायरे के अंतर्गत हम जानने वाले हैं महिलाओं से संबंधित कुछ अधिकारों के बारे में। तो जल्दी से आप सभी कमेंट करके मुझे बताएं कि अभी जस्ट 30-35 सेकेंड पहले मैंने आपको बताया था कि भारत में मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। तो जल्दी से फटाफट से आप तब तक बताएं कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब करी गई थी। आप जल्दी से कमेंट करके बताएं, फिर उसके बाद हम देखेंगे महिलाओं से संबंधित अधिकारों। तो महिलाओं से संबंधित अधिकारों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो अधिकारों के बढ़ते दायरे में अभी तक हमने क्या क्या जाना, 3 अधिकारों के बारे में जाना। सबसे पहले हमने जाना सूचना के अधिकार के बारे में जाना था, उसके पहले हमने संपत्ति के अधिकार के बारे में जाना था। अब हम पहुंचते हैं महिलाओं से संबंधित अधिकारों के बारे में। ठीक है, तो सूचना से संबंधित अधिकार, महिलाओं से संबंधित अधिकार, मानव अधिकार आयोग और संपत्ति का अधिकार, ये 4 अधिकार जो हैं मौलिक अधिकारों के अलावा यहाँ पे आपको बताए गए हैं। ये 4 अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। तो अब हम जानने वाले हैं महिलाओं से संबंधित अधिकारों के बारे में। हालांकि समानता की बात जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत करी गई है, वहीं से निकल के बात आती है महिलाओं से संबंधित अधिकारों की। समानता का अधिकार क्या बात करता है कि महिला और पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं। तो जो महिलाओं से संबंधित अधिकार हैं वो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, लेकिन वहीं से ये बात निकल के सामने आती है। तो चलिए फटाफट से अपन देखते हैं महिलाओं से संबंधित अधिकारों को। तो संविधान द्वारा यानी कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा महिलाओं को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, किन किन रूपों से, 3 रूपों से। वो 3 रूप कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सुरक्षा एवं मजबूती प्रदान करते हैं। यानी कि यहाँ पे महिला सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करी जा रही है, जो कि महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों तरीके से मजबूत बनाने की बात करते हैं। किस तरीके से महिलाएं आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनती हैं, आइए जानते हैं। चलिए, तो महिलाओं को संविधान एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के द्वारा प्रदत्त अधिकार कुछ इस प्रकार से हैं। पहले अधिकार की बात करें, शिक्षा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। अगर व्यक्ति शिक्षित है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वो अपने आप में सशक्त है, अपने आप में मजबूत है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा आयाम है जो बाकी के रास्ते आपके लिए खोलता है। तो शिक्षा प्रदान करने के लिए महिलाओं के लिए सरकार अलग से व्यवस्था करती है, सभी धर्म एवं संप्रदाय की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाता है। यहाँ भी ऐसा नहीं होता कि किसी विशेष धर्म बस की महिलाएं या किसी विशेष संप्रदाय बस की महिलाएं जो है शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। सभी धर्म और सभी संप्रदायों में समानता की बात करी गई है। उसी तरीके से सभी धर्म और सभी संप्रदायों में महिलाओं को भी समान रूप से शिक्षा प्रदान करने की बात भारतीय संविधान के द्वारा करी गई है। तो अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं हमने संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों में पढ़ा था। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों में हमने क्या पढ़ा था, अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में पढ़ा था। यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं, भाषाई रूप से और धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें अपनी संस्कृति को संरक्षित करने की स्वतंत्रता है और शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता है। अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने की भी संस्था है। तो वहीं से बात निकल के आती है कि अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं जो हैं अपनी रुचि से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकती हैं और उनका प्रबंधन भी कर सकती हैं। क्लियर हुई बात? तो ये बात हो गई महिलाओं के शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में। चलिए आगे बढ़ें। तो आगे अपन देखें कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं। बिल्कुल करे गए हैं।
सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कुछ स्थान सुरक्षित करे गए हैं, यानी कि महिला आरक्षण की व्यवस्था सरकारी नौकरी में भी करी गई है, और जिन पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की ही नियुक्ति करी जाती है। यानी कि जितने स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित करे गए हैं, जितना परसेंट आरक्षण, जितना प्रतिशत रिजर्वेशन सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिला है, तो उतने प्रतिशत सीटों पर, उतने प्रतिशत पदों पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही अपॉइंट किया जाएगा, महिलाओं को ही नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा के बाद कौन सा अधिकार आया? सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण का अधिकार। ठीक है, चलो अब बात करें तीसरी। हर एक पॉइंट को आप फंडामेंटल राइट से जरूर आप रिलेट करते चलें तो आपको चीजें जो है आसान लगेंगी। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? अब बात हो रही है 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों एवं अन्य किसी भी जगह पर काम करने से सुरक्षा प्रदान करी गई है। ये बात किस अधिकार से निकल के आती है? ये बात जो मैंने अभी बोली, जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही है, वो बात किस अधिकार से निकल के आती है? 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों एवं अन्य किसी भी जगह पर काम करने से सुरक्षा किस अधिकार के अंतर्गत आता है ये? चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा काम लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाना कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरीके का काम नहीं करा सकते, किसी भी तरीके का कमाई का काम नहीं करा सकते हैं। फटाफट से आप कमेंट करके बताएं कि ये बात 6 मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत कही गई है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे महिला यानी कि लड़की को लेके चलते हैं। तो 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों एवं अन्य किसी भी जगह पर काम करने से सुरक्षा प्रदान करी गई है। ये बात किससे निकल के आती है? आपको ये कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखें। मानव के खरीद फरोख्त दुर्व्यापार, यानी कि मानव की तस्करी नहीं हो सकती, मानव की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, ये भी एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत बात करी गई है। ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि ये वाला जो पॉइंट है किस मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। तो मानव के खरीद फरोख्त यानी कि दुर्व्यापार, गलत तरीके से मानव का व्यापार ना हो तथा जबरदस्ती काम करने से संरक्षा को सुरक्षा भी कहा जाता है। तो जबरदस्ती काम कराने से संरक्षा या सुरक्षा प्रदान की गई है। यह प्रावधान जो है महिलाओं पर भी लागू होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? आगे के पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो राज्य महिलाओं के कल्याण के लिए प्रयास करेगा। राज्य यानी कि सरकार जो है हरदम पूरी कोशिश करके महिलाओं के कल्याण के लिए काम करेगी। ठीक है, तो ये रहे अपने कुछ पॉइंट। इसके बाद देखें समानता की बात हो रही है। अब समान कार्य के लिए समान वेतन। राज्य जो है, राज्य का मतलब यहाँ सरकार से है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, कई बार बता चुकी हूं मैं ये बात। तो राज्य जो है महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा, यानी कि जितना काम महिलाएं करेंगी उतना वेतन उन्हें मिलेगा। साथ ही साथ समानता कहाँ आ रही है? यानी कि पुरुषों के बराबर ही वेतन जो है महिलाओं को दिया जाएगा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन समान रूप से पुरुष और महिलाओं को दिया जाएगा। उन्हें न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। न्यूनतम वेतन से यहाँ पे क्या मतलब है? यानी कि जितना वेतन उनके उस पर्टिकुलर काम करने के लिए निर्धारित किया गया है उतना वेतन उन्हें मिलेगा ही, उतनी सैलरी उन्हें मिलेगी ही। उसके बाद देखें जो संस्था या व्यक्ति वेतन या मजदूरी के मामले में पुरुष और महिला के बीच में भेदभाव करेगा उन्हें दंड भी किया जा सकता है। अगर कोई ऐसी संस्था, ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसा कोई वर्किंग प्लेस है जो पुरुष और महिला की सैलरी में, ठीक है, पुरुष और महिला के वेतन में भेदभाव करेगा, तो उन संस्था के खिलाफ, उन इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, उस वर्किंग प्लेस के खिलाफ जो है कार्यवाही भी की जा सकती है और दंड भी दिया जा सकता है। अब न्याय की बात करें, ठीक है, न्यायिक समानता की बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को भी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है,
समान न्याय यानी कि जिस जुर्म के लिए जिस सजा जिसके लिए मिलनी चाहिए उसी तरीके से महिलाओं के लिए भी ये अधिकार है। यानी कि अगर महिलाओं के साथ कोई जुर्म होता है तो उन्हें भी उस जुर्म के खिलाफ उन्हें भी लड़ने का अधिकार है और उन्हें भी उचित न्याय दिया जाएगा। इसमें भी न्याय के मामले में भी स्त्री या पुरुष में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि विधिक सहायता, कानूनी सहायता मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद देखें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो महिलाओं की दृष्टि से सबसे ज्यादा जरूरी होती है, महिलाओं को प्रसूति सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि डिलीवरी महिलाओं को प्रसूति सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। साथ ही प्रसूति के समय आराम करने हेतु उन्हें अवकाश दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि जब एक महिला की डिलीवरी होती है, जब प्रसूति होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ समय उनके लिए उनको उनके कार्य से मुक्ति दी जाती है। यहाँ पे वही बात कही गई है कि प्रसूति के समय आराम करने हेतु उन्हें अवकाश दिया जाता है, जिसे हम मैटरनिटी लीव के नाम से या मातृत्व अवकाश के नाम से जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं अपन? मातृत्व अवकाश के नाम से जानते हैं। और उस दौरान जो है जब मातृत्व अवकाश की अवधि होगी, यानी कि मैटरनिटी लीव का जब टाइम होगा तो उन्हें वेतन भी दिया जाता है। यानी कि जो निर्धारित वेतन होता है वो वेतन भी उनको दिया जाता है। तो ये विशेष सहायता महिलाओं को दी गई है। इस तरीके से जो है हमने प्रसूति सहायता के बारे में जाना, जो कि महिलाओं का सबसे बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। आगे देखें हम पंचायती राज की बात करें। पंचायती राज एवं शहरी निकाय की संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित रखने का प्रावधान है। जहां पर पंचायती चुनाव होते हैं तो पंचायती राज में भी और शहरी निकायों में भी, यानी कि अर्बन बॉडीज में भी महिलाओं को जो है स्थान सुरक्षित रखे गए हैं, जिस पर केवल महिला प्रतिनिधि ही निर्वाचित होगी। यानी कि जितने स्थान महिलाओं के लिए निर्धारित हैं उन पर केवल और केवल महिला ही निर्वाचित होगी या महिला प्रतिनिधि ही निर्वाचित होगी। अगली बात देखें तो महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा एवं उसे बहाल करने यानी कि उसे बनाए रखने, हमेशा उन अधिकारों और हमेशा उस सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में राज्य महिला आयोग की स्थापना करी गई है। ये आयोग जो है क्या काम करते हैं? सभी वर्ग एवं सभी धर्म की महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये बात हो गई भाई, महिलाओं के अगर किसी भी अधिकार का हनन होता है, महिलाओं के साथ कुछ भी गलत होता है तो उनकी रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय महिला आयोग की स्थापना करी गई है। आगे देखें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी कि किसी भी महिला का कोई भी धर्म हो, कोई भी वंश हो, कोई भी जाति हो, जन्म स्थान हो, कुछ भी हो, उसके आधार पर उससे किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जेंडर इक्वलिटी की बात हर जगह अप्लाई होगी। उसके बाद देखें राज्य के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा नागरिकों के साथ केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार इन सब आधारों पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, महिलाओं से संबंधित अधिकार अपन देख रहे हैं तो इसमें बराबर समानता की बात करी गई है, इक्वेलिटी की बात करी गई है, हर क्षेत्र में बराबरी की बात करी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि अलग से बराबरी की बात क्यों कही गई? भाई मनुष्य तो सब है, इंसान तो सब में, सभी ने इसी धरती पर जन्म लिया है। जब प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती है आपको कुछ भी देने में, तो भाई हम और आप कौन होते हैं? लेकिन महिलाओं की स्थिति जो है प्राचीन काल से दयनीय रही है। उनको घर के अंदर सिर्फ घर का काम करने के लिए ही सौंप दिया जाता था कि आपका काम सिर्फ ये है। तो महिलाओं के इसी पिछड़ेपन के कारण उनको आगे लाने के लिए ये कुछ विशेष अधिकार उन्हें दिए गए हैं, क्योंकि पहले से अनइक्वेलिटी थी, यानी कि असमानता की स्थिति पहले से ही महिला और पुरुष के बीच में थी। पुरुषों को पूरी स्वतंत्रता थी लेकिन महिलाओं को नहीं थी। इसीलिए महिलाओं की स्वतंत्रता को बढ़ाने, महिलाओं की स्वतंत्रता को बनाए
रखने, कायम रखने, उसे बहाल करने के लिए ही कुछ अधिकार जो है सरकार के द्वारा लाए गए, ताकि महिलाएं भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ के अपना और सबका विकास कर सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर एक महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो पूरे घर का उद्धार कर सकती है, पूरे परिवार का उद्धार कर सकती है। क्लियर हुई इतनी बातें? तो आज का सेशन जो है यहीं पे खत्म होता है। आज के सेशन में हमने लोकतांत्रिक अधिकारों का एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया। तो उम्मीद है कि अब आपको इतना सारा पढ़ने के बाद, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, लोकतांत्रिक अधिकारों को अपन ने 3 से 4 पार्ट में पढ़ा था पूरे चैप्टर को। उसके बाद हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू, एमआईक्यू पढ़े। उसके बाद हमने पूरा उठा के एक बार अपन ने रिवीजन कर लिया। अब मुझे उम्मीद है और पक्का विश्वास भी है कि अब आप इसमें से एक भी पॉइंट को नहीं भूलेंगे, और जहां पे आप भूलें तो भाई वीडियो है ही अपने पास, आप फिर से एक बार देख लें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले सेशन से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, या आपको सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए क्या करना होगा, आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से जुड़ा रहना होगा। अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो भाई हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप दोनों चीज़ें जो है अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम प्रोवाइड कराते हैं ये कुछ टॉप कोर्सेस, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, उसके बाद आप देखें यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। उसके अलावा अदर कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी एंड ओलंपियाड। तो इतने सारे कोर्स एकदम फ्री में उपलब्ध हैं, तो कहीं और क्यों जाना। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी सारी चीज़ें जब आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, तो आपको क्या करना है, आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। साथ ही साथ सारी अपडेट्स पाने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।